हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम ECB 601 फैक्टर प्राइसिंग एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स की फोर्थ यूनिट इंटरेस्ट, जिसमें क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कैपिटल और इंटरेस्ट के बारे में वीडियो देखा था और आज हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे। So let us start. What is the meaning of interest and what is the difference between gross interest and net interest? जैसा कि हमें पता है कि नॉर्मल लैंग्वेज में, एक साधारण बोलचाल की भाषा में, ब्याज से अभिप्राय उस भुगतान से है जो ऋणी ऋण के प्रयोग के बदले ऋणदाता को देता है। पर आर्थिक दृष्टि से ये भुगतान कुल ब्याज कहलाता है, मतलब ग्रॉस इंटरेस्ट कहलाता है। कुल ब्याज में शुद्ध ब्याज के अलावा ऋण से संबंधित अन्य भुगतान भी शामिल होते हैं। शुद्ध ब्याज वह राशि या भुगतान है जो उधार लेने वाला ऋणदाता को केवल पूंजी प्रयोग के बदले में देता है। इन शॉर्ट, शुद्ध ब्याज में अन्य भुगतान शामिल नहीं होते हैं। इकोनॉमिक्स में हम इंटरेस्ट ब्याज शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा मतलब होता है शुद्ध ब्याज से। ठीक, यहाँ पे कुल ब्याज जो होता है उसके अंदर निम्न, मतलब शुद्ध ब्याज जो निम्न अंश सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कि नेट इंटरेस्ट, पेमेंट फॉर रिस्क, रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंसेस, रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट। राइट। नेट इंटरेस्ट क्या होता है? ये वह मात्रा है जो केवल पूंजी की सेवा या उपयोग के लिए दिया जाता है। जोखिम क्या होता है? मतलब पेमेंट फॉर रिस्क क्या होता है? जब ऋणदाता रुपया उधार देता है तो वह दो प्रकार के जोखिम उठाता है। पहले प्रकार का जो जोखिम होता है वो व्यावसायिक जोखिम कहलाता है। प्रत्येक व्यवसाय में ये जोखिम होता है। आधुनिक उत्पादन मांग के पूर्वानुमान पर किया जाता है। यदि यह पूर्वानुमान गलत हो जाए तो उत्पादक को बहुत हानि उठानी पड़ती है और वह उधार लिए रुपयों का भुगतान नहीं कर सकता। अतः रुपया उधार देने में ऋणदाता को व्यावसायिक जोखिम उठाना पड़ता है, जो कि विभिन्न व्यवसायों में भिन्न भिन्न होता है। जिन व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है उनके लिए दिए गए ऋण पर वह अधिक ब्याज लेता है। जैसे सट्टे के कार्यों के लिए ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। दूसरे प्रकार का जोखिम होता है व्यक्तिगत जोखिम, पर्सनल रिस्क। कई बार ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण को वापस नहीं करता, अतः जो पहली बार ऋण ले रहा हो उसके चरित्र के बारे में ऋणदाता को पता नहीं होता और उसकी ऊंची ब्याज की दर देनी होती है। ऊंची साख वाले व्यक्तियों को कम ब्याज पर उधार मिल जाता है। नेक्स्ट है असुविधाओं का प्रतिफल, रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंसेस। ऋण प्रदान करने पर ऋणदाता को असुविधा होती है। संभव है कि ऋण देने के पश्चात ऋणदाता को धन की आवश्यकता पड़ जाए या उसका ऋण उस समय वापस मिले जब उसका लाभकारी प्रयोग संभव ना हो। इन असुविधाओं के लिए भी ऋणदाता भुगतान वसूल करता है। रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट, ऋण प्रदान करने के बाद जब ऋणदाता को ऋण की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसको ऋण का हिसाब किताब रखना पड़ता है और ऋण वापस ना मिले तो मुकदमा करना पड़ता है। इस प्रकार लेन देन के कार्यों में कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। अतः ऋणदाता ब्याज की दर में व्यवस्था के प्रतिफल को भी सम्मिलित करता है। ठीक। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट? इन सिंपल टर्म्स we say payment made for the services of capital is called interest. But in economics, the term of capital means machinery, raw materials, building factory, premises, cash or money. So interest is used for the payment made only for the use of money for a specific time period, always expressed as % per annum. According to different economists, interest is the payment for the use of money or the use of loanable funds. लोनेबल फंड्स का मतलब यहाँ पे कैपिटल से ही है, मनी से है। According to Anatole Murad, interest is the price paid for the use of loanable funds.
Interest may also be defined income derived from lending of funds. Gross interest, total payment made by a debtor to his creditor for the use of capital is called gross interest. According to Champion, gross interest includes payment for the load of capital payment to cover risk of loss, which may be personal risk or business risk, payments for the inconvenience of the investments and payment for the work and worry involved in watching investments, calling them and investing them. In a simple word, interest is the price of capital that we have to pay if we have acquired some amount of capital from someone. It is the payment made for the services of capital is called interest. Now, what is the meaning of gross interest? ग्रॉस इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या शामिल होता है? नेट इंटरेस्ट, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, रिवॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ इनकन्वीनियंस. एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मैककॉनल, इंटरेस्ट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ मनी और द यूज ऑफ लोनेबल फंड. पहले हमें कैपिटल पता होना चाहिए. व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल क्या होता है? मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं. हार्ड कैश मीन्स मनी, रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्री प्रेमिसेस एटसेट्रा. एक एग्जाम्पल से इसे हम समझ सकते हैं. जैसे कि ए और बी, ए डेब्टर है और बी क्रेडिटर है. ए ने बी से 1000 रुपीज़ लिए, 10,000 रुपीज़ लिए. बी ने 12% का उस पर इंटरेस्ट लगाया. अब 12% का इंटरेस्ट में उसने क्या क्या शामिल किया? उसने ये शामिल किया, 8% आपका नेट इंटरेस्ट हो गया, 1% रिवॉर्ड ऑफ मैनेजमेंट हो गया, 2% रिवॉर्ड ऑफ रिस्क हो गया, 1% रिवॉर्ड ऑफ इनकन्वीनियंस हो गया. ये टोटल जो मिला वो हुआ आपका ग्रॉस इंटरेस्ट. अगर वो सिर्फ 8% लेता है तो वो सिर्फ नेट इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर उसने ये टोटल लिया तो दैट इज ग्रॉस इंटरेस्ट. राइट? नाउ let us start. What is the classical theory of interest? It is given by different economists like J.S. Mill, Walras, Marshall, Pigou, etc. First, we will discuss what is the assumptions of these theories, of the classical theory. First assumption is there is perfect competition in the market. What is perfect competition? In the perfect competition, there is large number of buyers and sellers selling homogeneous products. Prices remain same. Second assumption is that theory applies in long term of period of time. मतलब कि हमें long term तक benefit मिल सकता है. Full employment in the economy. Fourth one is there is a no change in income. Income will be constant. Demand of capital and rate of interest. Between demand and capital and rate of interest, it is an inverse relationship. Supply of capital and rate of interest between positive relationship. This theory is based on real factors. Interest arises because of such real factors. What is the real factors? Real factors means productivity, thrift, abstinence, etc. Productivity means कि हमें इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन करना है. That is productivity. Thrift means सपोज़ हम किसी मॉल में जाते हैं कपड़े ख़रीदने के लिए. हमें पता चलता है कि 2 दिन के बाद में सेल आने वाला है, कुछ डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं. तो हम क्या करते हैं कि वापस आ जाते हैं. देन 2 दिन के बाद जाते हैं. तो उससे क्या होता है, हम अपने पैसे को बचाते हैं.
सेव करते हैं। सेकंड, एब्सटिनेंस मतलब बैड हैबिट को रोकना। बैड हैबिट्स, जो लोग अल्कोहल यूज़र हैं वो अल्कोहल नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसा बचाना है, पैसे को सेव करना है, राइट। इंटरेस्ट एज रियल फिनोमेना। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इंटरेस्ट, अब ये देखना है कि इंटरेस्ट कहाँ पर डिटरमाइन होगा, जहाँ पर डिमांड ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ कैपिटल होगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, लेट अस स्टार्ट द सप्लाई ऑफ कैपिटल। सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन सेविंग, Y is equal to C plus S. Supply of saving influences by such real factors as productivity, thrift and abstinence. Now, determination of the rate of interest. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, सप्लाई ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ कैपिटल कम हो रहा है और सप्लाई ऑफ कैपिटल आपका बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिमांड ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वर्स रिलेशन हुआ, एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल और रेट ऑफ इंटरेस्ट में पॉजिटिव रिलेशन हुआ, राइट। और सप्लाई ऑफ कैपिटल का जो ग्राफ है वो अपवर्ड होगा, डिमांड ऑफ कैपिटल का ग्राफ डाउनवर्ड होगा, क्योंकि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है हम कैपिटल की डिमांड करना कम कर देते हैं, धीरे धीरे डिमांड कम होती जाती है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है सप्लाई ऑफ कैपिटल भी वैसे वैसे बढ़ता रहता है। डिमांड ऑफ कैपिटल, लेट अस स्टार्ट डिमांड ऑफ कैपिटल। उसके पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होगा तो सप्लाई ऑफ कैपिटल भी हाई होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउनफॉल होगा तो सप्लाई ऑफ कैपिटल भी डाउनफॉल होगा, मतलब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट द डिमांड ऑफ कैपिटल। डिमांड इज नीडेड टू बाय कैपिटल गुड्स लाइक मशीन्स, गुड्स, इक्विपमेंट्स। मशीन्स क्यों खरीदने के लिए? टू मेक इन्वेस्टमेंट। हम कैपिटल की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए, कैपिटल गुड्स को क्यों खरीदना है? टू मेक इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? कैपिटल गुड्स के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? फॉर इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन करने के लिए। और जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे? बाय एम्प्लॉइंग, किसके द्वारा करेंगे? बाय एम्प्लॉइंग लैंड, लेबर एट्सेट्रा, है ना। अगर एक लैंड है उस पर हम लेबर उस समय लगाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो प्रोडक्टिविटी होगी वो डाउनफॉल होगी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करेगा। एमपी स्टार्ट्स डाउनफॉल, एमपी ऑफ कैपिटल स्टार्ट्स फॉलिंग। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होगा तो डिमांड ऑफ कैपिटल डाउन होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होगा तो डिमांड ऑफ कैपिटल अपवर्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे तो कैपिटल की डिमांड भी कम कर देंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बढ़ाते जाएंगे और डिमांड ऑफ कैपिटल की डिमांड भी बढ़ाते जाएंगे। सो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू लोअर डिमांड ऑफ कैपिटल and lower rate of interest is equal to higher demand of capital. There is between a inverse relationship, negative relationship, right? Or demand is the downfall sloping.
नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस theory. First criticism is narrow concept of supply of capital. ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है सप्लाई ऑफ कैपिटल का, क्योंकि सप्लाई ऑफ कैपिटल जो है, इन्होंने बताया क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने कि सप्लाई ऑफ कैपिटल डिपेंड्स ऑन सेविंग, लेकिन सेविंग तो इनकम पर डिपेंड करती है, राइट? बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट दिया है। सेकंड है इनका बेस्ड ऑन रियल फैक्टर ओनली, मीन्स कि ये थ्योरी सिर्फ रियल फैक्टर पे ही बेस है, मॉनेटरी फिनोमिना की इसमें कोई बात नहीं की गई है, मॉनेटरी वैल्यू की इसको इग्नोर कर दिया गया है। देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ अ टोटली अनरियलिस्टिक एजम्पशन, बिकॉज किसी भी इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म इक्विलिब्रियम बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ये मानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वलाइज किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर चेंजेस के लिए केन्स कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। अगर हमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर नहीं बल्कि इनकम के अंदर चेंजेस करना होगा, क्योंकि सेविंग इनकम पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करती है, राइट? नेक्स्ट है इंडिटरमिनेट थ्योरी, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है सेविंग पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को जानने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सेविंग कितना है हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो ये है आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।